आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीर सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा बर्थडे से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के दिए गए तोहफे की भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे में मेट्रो में सफर करते नजर आए। दरअसल उन्होंने पहले अहमदाबाद मेट्रो रेल एक्सटेंशन के दूसरे चरण का उद्घाटन किया, फिर नमो भारत रैपिड रेल और दूसरी परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। पहले नमो भारत रैपिड रेल का नाम वंदे भारत मेट्रो ट्रेन रखा गया था। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री ने 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने 100 दिन में कई बड़े फैसले किए हैं और दुनिया भारत का तेज विकास देख रही है। और बेटा जब अपने घर आता है, घर आकर जब अपनों से आशीर्वाद लेता है तो उसे नई ऊर्जा मिलती है। उसका उत्साह, उसका जोश और बढ़ जाता है। और इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। गणेशोत्सव को लेकर मुंबई समेत देश भर में धूम है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी लालबाग के राजा के पंडाल पहुंचे, जहां उन्होंने बाप्पा के दर्शन किए। साथ ही सीएम ने वहां पूजा अर्चना भी की। वहीं अब गणपति विसर्जन को लेकर भी तैयारियां तेज है। गिरगांव चौपाटी में पंडाल आयोजकों, बीएमसी और पुलिस ने खास तैयारी की है ताकि गणपति भक्तों को कोई दिक्कत न हो। खुद सीएम समेत कई मंत्री भी यहां गणपति के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के बैतूल में भी गणेशोत्सव के दौरान खूब रंग जम रहा है। दरअसल वहां अयोध्या के श्री राम लला के स्वरूप में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा तैयार की गई है, जो कि श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। इसी पंडाल में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके भी पहुंचे। उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। साथ ही राज्य मंत्री दुर्गादास उइके वहां दूसरे भक्तों के साथ थिरकते दिखे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक एएसआई का अपनी वर्दी खुद फाड़ने का वीडियो वायरल हो गया। कहा जा रहा है कि ये घटना फरवरी में थाना प्रभारी के दफ्तर में हुई थी। दावा है कि इस दौरान बीजेपी पार्षद गौरी गुप्ता के पति अर्जुन दास गुप्ता ने एएसआई विनोद मिश्रा को वर्दी उतरवाने की धमकी दी थी। ये मामला एएसआई के घर के बाहर निगम की ओर से बार बार नाली खोदने से जुड़ा है, जिसको लेकर एएसआई नाराज थे। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान थाने में वर्दी फाड़ने को लेकर एएसआई पर कार्रवाई हुई थी। वहीं एएसआई का आरोप था कि पार्षद के पति कई कामों में दखल देते हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर आवारा कुत्तों के आतंक से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के पुणे में 5 साल का एक बच्चा अपने घर के बाहर टहल रहा था, तभी वहां कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो इतना दर्दनाक है कि देखने वाले की रूह कांप जाए। हालांकि बच्चे की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग तुरंत बाहर आते हैं और बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान एक युवक डंडा लेकर कुत्तों पर हमला करता है और बच्चे को बचा लेता है। ऐसे में जरूरी है कि आवारा कुत्तों के आतंक से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। बच्चों को घर से बाहर अकेला छोड़ना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये पुणे की एक घटना से सीखने को मिल सकता है। हालांकि इस वीडियो को हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि इसे देखकर आप विचलित हो सकते हैं, डर सकते हैं। जिस तरह से आवारा कुत्तों ने चारों तरफ से घेरकर बच्चे पर हमला किया, वो बेहद दर्दनाक और डराने वाला है।
दरअसल महाराष्ट्र के पुणे से सटे चाकन इलाके के कडाचीवाड़ी गांव में शनिवार को एक 5 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने घर के बाहर टहल रहा था, तभी 6 से 7 कुत्तों ने एक साथ उस बच्चे पर धावा बोल दिया, जिससे मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत बाहर निकल कर आए और फिर बच्चे को बचाने की कोशिश की। इसी दौरान एक युवक ने डंडा लेकर कुत्तों पर हमला किया और बच्चे को बचा लिया। गनीमत रही कि इस घटना में बच्चे की जान बच गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुणे के रिहायशी इलाकों में स्ट्रे डॉग्स की संख्या बढ़ गई है और इसी के कारण ये जो कुत्तों ने हमला किया था उसके बाद अब नागरिकों में यहाँ के संतप्त प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। पुणे की स्थानिक स्वराज्य संस्था हो, पालिका प्रशासन हो या फिर जो नजदीकी इलाके हैं वहाँ की नगर परिषद भी इस पे कोई कदम नहीं उठा रही और इसी के कारण बार बार कुत्तों के अटैक करने की जो संख्या है ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा सड़क पर खड़ा है। इसके बाद एक कुत्ता दूर से उस पर भौंकता है। इसके बाद बच्चा नहीं करते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता दौड़ते हुए उसके पास आता है और उसके साथ ही आसपास खड़े 6 से 7 कुत्ते भी उसके पास आ जाते हैं और बच्चे पर हमला कर देते हैं। मुझे काफी दुख है इस घटना का। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं दिल को बिल्कुल तोड़ देती हैं और मुझे लगता है कि हर लाइफ इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जानवर की लाइफ हो चाहे वो इंसान की लाइफ हो। अगर इस तरह का कुछ भी इंसिडेंट होता है तो वो बहुत दुख देने वाला इंसिडेंट है अगर ऐसा कुछ भी हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट ये अवॉइड किए जा सकते हैं और इससे होने वाली जान की हानि रोकी जा सकती है। उसके लिए बहुत छोटे छोटे से उपाय, मैं कहना चाहूंगा कि उपाय कह लीजिए उनको, या फिर आइडियाज हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके इस तरह की चीजों को रोका जा सकता है। पुणे का ये मामला एक बानगी है कि सड़क पर घूम रहे आवारा कुत्ते कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये हालात देश के किसी भी शहर या कस्बे में देखने को मिल सकते हैं। शायद ही ऐसा कोई मोहल्ला या गली हो जहां आवारा कुत्ते ना हों। सड़कों से लेकर छोटे छोटे गली मोहल्ले में इनका आतंक चल रहा है, जो हर दिन हर मोहल्ले गली में किसी न किसी को काटते जरूर है। यही वजह है कि आए दिन स्ट्रे डॉग्स के हमले के वीडियो वायरल होते हैं और समाज में खतरे की घंटी बजाते हैं। आए दिन खबरें आती रहती हैं कि आवारा कुत्तों के झुंड ने किसी पर हमला कर दिया। इसमें छोटे बच्चे, बुजुर्गों और यहाँ तक कि युवा लोग भी शामिल हैं। एक बार अगर कुत्तों का झुंड पीछे पड़ जाए तो उनसे बच पाना बेहद मुश्किल है। अगर ये किसी को काट लें तो जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि आवारा कुत्तों के हमले के दौरान खुद को कैसे बचाएं? आवारा कुत्तों के अटैक से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, जब भी कुत्ते भौंकते हुए आपके पीछे आएं तो घबराने के बजाय दिमाग को शांत रखें और तेजी से दौड़ने या भागने के बजाय शांति से खड़े हो जाएं। आपके पास अगर डंडा या छाता या कुछ सामान है तो उससे कुत्तों को डराने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर खाने का सामान है तो उसे कुत्तों के सामने फेंककर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करें। कुत्तों को देखकर घबराने या पैनिक होने के बजाय धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। कई बार कुत्तों को जब सामने वाले व्यक्ति से खतरा महसूस होता है तब भी वो अटैक करते हैं। ऐसे में आवारा कुत्तों के दिखाई देने पर उनसे छेड़खानी ना करें और अपने रास्ते पर चलते जाएं। पहले जो आसपास के जितने भी जानवर हैं उनका स्टेरिलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी डॉग्स हैं सोसाइटी में रहते हैं या आसपास के क्षेत्र में रहते हैं उनका स्टेरिलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। उनका वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको समय पर खाना उपलब्ध कराना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 चीजें ऐसी हैं जो डॉग के एग्रेशन को बहुत ही काफी कम कर देती है मेरे हिसाब से। सेकंड थिंग, अगर कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उसकी वजह से ऐसा ना माना जाए कि
सभी डॉग ऐसे होते हैं या सभी डॉग काटने वाले होते हैं, तो किसी एक स्पेसिफिक डॉग की वजह से पूरे एक पूरी कम्युनिटी को ब्लेम करना वो भी थोड़ा सा गलत है। एक तरफ जहां आवारा कुत्तों को लेकर सख्त नियम और दिशा निर्देश जारी करने की मांग उठ रही है, वहीं दूसरी तरफ पशु प्रेमी भी हैं जो लगातार इन आवारा कुत्तों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुत्तों के साथ किसी भी तरह की क्रूरता या फिर दुर्व्यवहार की स्थिति में किसी शख्स को जेल तक की हवा खानी पड़ सकती है। ऐसे में सवाल है कि आवारा कुत्तों पर क्या कहता है कानून। नियम के मुताबिक आप किसी आवारा कुत्ते को उसकी जगह से नहीं हटा सकते, यानी उसे किसी सोसाइटी या फिर मोहल्ले से ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 229 के तहत आवारा कुत्तों को मारना अपराध है। अगर कोई आवारा कुत्तों को मारने या परेशान करने की कोशिश करता है तो इसकी शिकायत पुलिस में भी की जा सकती है। ऐसे जानवरों को मारने या फिर जहर देने के लिए 5 साल तक की जेल हो सकती है। वहीं क्रूरता के लिए 3 महीने तक जेल में काटने पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि डॉग्स, आप इंसानों के हुए बिहेवियर, इंसानों का जो बिहेवियर होता है उनके प्रति, उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। कोई डॉग का, किसी का कोई ट्रॉमा है, किसी ने किसी डॉग को अब्यूज़ किया है, किसी ने उसको परेशान किया है, तो डेफिनेटली वो उनके बिहेवियर में आ जाती हैं चीज़ें। डॉग्स फिर थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, थोड़ा अपनी टेरिटरी को लेके भी, अपने सेफ्टी को लेके भी थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें मैं समझता हूँ, लेकिन इन सारी चीज़ों को रोका जा सकता है, इन सारी चीज़ों से बहुत अच्छे तरीके से बचा जा सकता है। मेरे हिसाब से जितने भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी सिटी के, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन का बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट कराएं, सो दैट पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाए, वैक्सीनेटेड हों ज़्यादातर जितने भी डॉग्स हैं। ये मैंडेटरी है, चाहे वो पेट हो चाहे वो स्ट्रे डॉग हो। इसके साथ साथ उनके खाने की अगर व्यवस्था होती है तो मेरे हिसाब से 3-4 चीज़ें हैं, ये सब करके हम एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी कुत्ते और दूसरे आवारा जानवरों से होने वाली समस्या की, जो दिन ब दिन देश के हर हिस्से में बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब चंडीगढ़ नगर निगम ने लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए एक नई पहल की है। शहर में स्ट्रे डॉग्स के लोगों को काटने की बढ़ती घटनाओं के बीच चंडीगढ़ नगर निगम ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से जारी इन हेल्पलाइन नंबर पर लोग आवारा कुत्तों, बंदर और दूसरे जानवरों से होने वाले समस्याओं की शिकायत कर सकते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम ने आवारा कुत्तों, बंदरों और दूसरे जानवरों की शिकायत के लिए 0172-278-7200 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके अलावा घायल जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए भी अलग से 0172-269-6450 और 6239587317 नंबर जारी किए हैं। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि नंबरों पर मिली शिकायतों को फील्ड ऑफिसर को भी भेजा जाएगा, जो कि तुरंत इन पर एक्शन लेंगे। इसके अलावा आई एम चंडीगढ़ नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी चल रहा है, जिस पर जानवरों से जुड़ी सभी तरह की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले साल चंडीगढ़ शहर में 8000 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए थे, जो कि
2022 में 5,363 से ज्यादा थे। नगर निगम की हर महीने होने वाली बैठक में शहर के पार्षद आवारा पशुओं से लोगों को होने वाली समस्याओं का मुद्दा लगातार उठाते रहते हैं। जाहिर सी बात है कि यह समस्या सिर्फ चंडीगढ़ शहर की ही नहीं है। देश के ज्यादातर इलाकों में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ रहा है और यही वजह है कि आए दिन कहीं न कहीं डॉग बाइट या फिर कुत्तों के हमले की घटनाओं का वीडियो वायरल हो जाता है। वहीं पंजाब के अमृतसर में भी आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद को लेकर प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हो गए हैं और इनकी आबादी रोकने के लिए नसबंदी अभियान में जुटे हुए हैं। हालांकि शहर में कुत्तों के लोगों को काटने के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में यहां भी लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी है। अधिकारियों के मुताबिक अमृतसर में आवारा कुत्तों की तादाद पहले करीब 80,000 थी, जो कि नसबंदी न होने से 1.5 लाख तक पहुंच सकती थी। स्ट्रे डॉग्स पर काबू करने में तमाम एनजीओ भी मदद करते हैं। शहर के लोगों ने चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से शुरू की गई पहल का स्वागत किया है और इसे हर शहर के लिए जरूरी बताया है। स्ट्रे डॉग्स की जैसे जनरली जो हमें कंप्लेंट आती है डॉग बाइट्स या एग्रेसिव डॉग्स, उसमें हमारी जो लिमिटेशन है वो क्या है कि जो एग्रेसिव डॉग है उसको हम कंप्लेंट बेस पे ऐसे नहीं उठा सकते। उसके लिए हमें जो एनजीओज हैं या डॉग लवर हैं या पीएफए की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं कोर्ट के अनुसार हम उनको उठाते हैं। उसमें है कि अगर एग्रेसिव डॉग है उसका कोई रिकॉर्ड हो, हिस्ट्री हो और साथ में अगर उसने काटा है कि कितने इंच का उसका कट है और उसके साथ ही मेडिकल उसका लगाओ। इन प्रूफ के बेसिस पे हम डॉग को उठाएंगे, उसके बाद उनको स्टरलाइज करके वापस उसी एरिया में आफ्टर ट्रीटमेंट छोड़ देंगे। अक्सर ही देखता हूँ जब मैं बाहर सैर सपाटा करने के लिए बाहर निकलता हूँ तो कुत्तों की जड़ी आमद है वो बहुत देखने को मिलती है। क्योंकि रोज की बात करें तो हम तो चलो बाइक्स गाड़ी पर होते हैं, मगर जो आम लोग होते हैं उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो पैदल जब जाते हैं उनके कुत्तों काट भी लेते हैं। मगर अमृतसर की बात करें, प्रशासन की बात करें तो टोल फ्री नंबर मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। क्योंकि चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में मैंने पढ़ा था किसी अखबार में कि चंडीगढ़ में टोल नंबर जो जारी करा गया कि कोई भी कुत्तों से परेशानी आए तो आप वहां पर कॉल करके प्रशासन से मदद मांग सकते हैं। मगर अमृतसर में अगर तो है नंबर तो ठीक है, अगर नहीं है तो जरूर जारी करना चाहिए। सुबह जब निकलता हूँ तो आवारा कुत्तों की बहुत भरमार है। तो कई शहरों में हमने देखे है कि टोल नंबर मिले हुए हैं। हमने चंडीगढ़ में भी अखबारों में पढ़ा है, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। तो ऐसी सहूलत अमृतसर में भी मिलनी चाहिए और लोगों को आवारा कुत्तों से निजात मिलनी चाहिए। चंडीगढ़ में बहुत अच्छा उपराला है। आप देखो अमृतसर में कुत्तों का कितना कहर है। आप कंपनी गार्डन चले जाओ, आम सड़कों पे चले जाओ, जो छोटे छोटे पार्क्स हैं वहाँ चले जाओ। मतलब बच्चों का, फैमिलीज का जाना कितना डेंजरस है कि कोई कुत्ता काट ले या कोई कुत्ता, जो आवारा कुत्ते हैं जो क्या हाल करते हैं। हम वीडियोस भी देखते हैं कि बच्चों के साथ क्या हाल होता है बेचारा, मतलब उसे बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा एक उपराला अमृतसर में भी चाहिए, पंजाब में भी चाहिए बेसिकली, तो कि यहाँ पे भी कुत्तों का आतंक खत्म हो सके। बंदा आराम से गार्डन में सैर कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई जा रहा है, तो वो टेंशन फ्री होके अपना एंजॉय कर सके। कितने बड़े लेवल पर स्ट्रे डॉग मीनस भी हर तरफ दिख रहा है, स्ट्रे कैटल्स हर तरफ दिख रही हैं और मंकी का मेनस भी, आतंक भी हर तरफ हमें दिखने को मिल रहा है। सो इसी तहत में इसको कोप करने के लिए, टैकल करने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ ने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए। उसी तहत एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है, आई एम चंडीगढ़, उस पर भी कंप्लेंट लॉन्च की जा सकती है। सो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। पूरे पंजाब में भी, स्पेशली अमृतसर में भी जहां डॉग बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर बढ़ गया है, वहां पर भी ऐसे उपराले करने चाहिए। ऐसे इनिशिएटिव्स लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को लेने चाहिए, जबकि सारे देश में ही ऐसी एग्जांपल सेट करनी चाहिए कि लोगों को हेल्पलाइन नंबर मिले। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ते समेत कई ऐलान। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की रामबन समेत 3 जगहों पर रैलियां की। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद पर और करारा हमला करने का वादा किया। अमित शाह ने कहा कि आतंक को इतना नीचे दफन करेंगे कि वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। साथ ही गृह मंत्री के मुताबिक एंटी टेरर ग्रिड बनाकर आतंकियों का सफाया किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने लोगों से कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से आर्टिकल 370 लाने की कोशिश कर रही है।
उत्तर प्रदेश में कई जिले एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में आ गए। ऐसे में वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, तो प्रयागराज और वाराणसी में भी गंगा उफान पर है। ऐसे में वहां कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां प्रभावितों की मदद में जुटी हैं। इनके जाबाज बाढ़ग्रस्त इलाकों में देवदूत साबित हो रहे हैं। केरल के मल्लपुरम में नीपा वायरस का मामला सामने आने के बाद वहां खास गाइडलाइंस जारी की गई। जिले के कई वार्डों में मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया। इनमें वार्ड 4, 5, 6, 7 शामिल हैं। साथ ही दूध, सब्जियों को छोड़कर दूसरी दुकानें सिर्फ 10 से 7 बजे के बीच ही खुलेंगी। इसके अलावा लोगों से सार्वजनिक जगहों पर भीड़ नहीं लगाने को कहा गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक महिला का कच्चे जर्जर रास्ते पर दंडवत होकर जाने का वीडियो वायरल हो गया। दरअसल ये महिला जानकी बाई हैं, जो आदिवासी समुदाय से हैं और एक मन्नत पूरी होने पर पनवाड़ा माता मंदिर तक दंडवत जा रही थी। इस दौरान सड़क में ये कच्चा और गंदगी से भरा रास्ता आया। फिर किसी ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसको लेकर लोगों ने प्रशासन पर सवाल उठाए और इसे पक्का करने की मांग की। वहीं ये वीडियो सामने आने पर प्रशासन ने जल्द सड़क बनाने का वादा किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना जन्मदिन अलग तरीके से सेलिब्रेट किया। दरअसल वो दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचे और उन्हें तोहफे दिए। वहीं इस मौके पर इन बच्चों ने गाने भी गाए। पुष्कर सिंह धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ में हुआ था। कोलकाता अस्पताल मामले के बीच सीएम ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ एक बैठक की। ये बैठक सीएम आवास पर हुई। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात होगी जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ने वाले वीडीजी सदस्यों की, जिन्हें सेना पिछले 15 दिन से लगातार ऑटोमेटिक हथियारों की ट्रेनिंग दे रही है। ग्राम रक्षा समूह के सदस्यों को इतना सशक्त बनाया जा रहा है कि वो किसी भी परिस्थिति में न सिर्फ आतंकियों के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद कर सकेंगे, बल्कि अपने गांव की रक्षा भी कर सकें। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर का ये अभेद सुरक्षा चक्र है। फायर में क्या करना है, ठीक है, उसका सारा चीज आपको बता दिया है, कैसे मैगजीन भर होती है। एक ऐसा सुरक्षा चक्र जो हथियार बंद भी है और हथियार चलाने में पूरी तरह से ट्रेंड भी। ये घाटी के पहरेदार ही नहीं, प्रहारक हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पिछले 15 दिनों से सेना ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है। आतंकियों के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए घर घर ऐसे योद्धाओं को तैयार किया जा रहा है जो आतंक से लोहा लेने के लिए हर पल मुस्तैद रहे। ये जवान ग्राम रक्षा समूह यानी वीडीजी के सदस्य हैं, जिन्हें भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए तैयार किया है। हमें भारतीय सेना की तरफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यहाँ पर ट्रेन किया जा रहा है, को खोलना, जोड़ना और उसके बाद फायर भी करवाए जा रहे हैं। तो हम बिल्कुल आज 3-4 दिन से लगातार यहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेन हो चुके हैं, अगर हमारे गांव में कोई ऐसा आता तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय सेना की रोमियो फोर्स और पुंछ पुलिस ने इन्हें ऑटोमेटिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी है, ताकि जरूरत पड़ने पर ये आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। जबरदस्त तरीके से जोश है हमारे विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबरों में, और ये विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर इतने सक्षम हैं कि अगर कहीं आनन फानन में मिलिटेंटों के साथ अगर आमना सामना हो जाता है, ये अपने इरादे इतने मजबूत रखते हैं कि ये अपने आप को सेफ्टी करने के लिए और अपने गांव की सेफ्टी करने के लिए इनके पास बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है। ये न सिर्फ घाटी में आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हैं, दिन रात संदिग्ध गतिविधियों पर नजर भी रखते हैं। आतंकियों या संदिग्धों पर नजर रखने के लिए ये रक्षक जंगलों में गश्त लगाते हैं,
विषम परिस्थितियों में आतंकियों के लिए काल बनकर मोर्चा लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में कई बार इन्होंने अपनी अहमियत साबित की है। 1990 के दशक में जब आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई थी, उस वक्त भी जम्मू संभाग में ऐसे ही जवानों ने मोर्चा संभाला था। उस वक्त ग्राम रक्षा समिति हुआ करती थी, जो अब ग्राम रक्षा समूह के रूप में जानी जाती है। 2002 के बाद वीडीसी की भूमिका सीमित कर दी गई, इन्हें पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया। 2020 में जब आतंकियों ने पुंछ राजौरी में फिर से सर उठाना शुरू किया तो वीडीसी को सक्रिय करने पर विचार किया जाने लगा। 2022 में वीडीसी एक संगठन के तौर पर फिर से अस्तित्व में आया, लेकिन इसका नाम बदलकर वीडीजी यानी कि ग्राम रक्षा गार्ड कर दिया गया। वीडीजी के सदस्यों ने सेना और पुलिस के साथ मिलकर आतंक रोधी अभियानों में डोडा, उधमपुर, रामबन, किश्तवाड़, रियासी, कठुआ और राजौरी पुंछ में आतंकियों के सफाई में अहम भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में हल्की तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 98 अंक बढ़कर 82,989 पर बंद हुआ। इसके साथ ही निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। ये 27 अंक चढ़कर 25,384 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 83,184 और निफ्टी ने 25,445 का ऑल टाइम हाई भी बनाया। खबर है कि 18 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एनपीएस वात्सल्य स्कीम लॉन्च करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2024 पेश करते हुए इस स्कीम का ऐलान भी किया था। एनपीएस वात्सल्य को बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए बनाया गया है, जिसमें माता पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकेंगे। हालांकि बच्चे के बालिग होने पर ये अकाउंट रेगुलर एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी रेनॉ ने क्विड, ट्राइबर और काइगर का नया नाइट एंड डे स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है, जिसमें स्टैंडर्ड ट्रिम्स की तुलना में कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं। क्विड, ट्राइबर और काइगर के नए एडिशन के लिए 17 सितंबर से बुकिंग शुरू होगी। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो अपना इस्तीफा देंगे। आज उन्होंने इस्तीफा देने के लिए समय मांगा है। उपराज्यपाल दफ्तर से उन्हें कल शाम का समय मिला है। इससे पहले उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी कि पीएसी की बैठक बुलाई, जिसमें मौजूदा कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद थे। इस दौरान केजरीवाल ने 1-to-1 नए मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा की। इस बैठक में नई सरकार के संभावित नेतृत्व पर चर्चा की गई, लेकिन केजरीवाल के इस दाव पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों केजरीवाल पर हमलावर है और पूछ रहे हैं कि जेल जाने से पहले केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था। भारत माता की। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। दिल्ली की सत्ता में सियासत के नए समीकरण साधने के लिए आम आदमी पार्टी में माथापच्ची और मंथन का दौर चल रहा है और इस बात का जवाब ढूंढा जा रहा है कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। केजरीवाल के सरकारी आवास पर आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी कि पीएसी की बैठक बुलाई गई, जिसमें मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, राघव चड्ढा और कैलाश गहलोत समेत कई नेता शामिल हुए। यही नहीं, कल सुबह 11:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ऐलान कर चुके हैं कि वो मंगलवार को पद छोड़ देंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि केजरीवाल ने इस्तीफे के लिए मंगलवार का दिन क्यों चुना। आम आदमी पार्टी के मुताबिक केजरीवाल जो करने जा रहे हैं उसमें भगवान राम और उनके भक्त हनुमान का गहरा नाता है, क्योंकि केजरीवाल खुद को हनुमान भक्त बताते हैं।
मर्यादा के कारण, परिस्थितियों के कारण राम उस सिंहासन को छोड़ के चले गए और 14 साल के वनवास पे रहे। और उनके पीछे जिसको वो सिंहासन मिला, भरत उनके भाई, वो भी उनके खड़ाव रख के इंतजार करते रहे कि राम वापस आएंगे तो अपना जो है काम संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल राम नहीं है, राम तो भगवान थे। भगवान राम के भक्त हनुमान और हनुमान के भक्त अरविंद केजरीवाल जी हैं। वो तो राम से तुलना नहीं की जा सकती। मगर जिस मर्यादा के नाम पे सतयुग में भगवान राम ने अपना सिंहासन छोड़ा था, आज ऐसा उदाहरण दिख रहा है कि एक मर्यादा के नाम पे, एक नैतिकता के नाम पे, एक जनता के हाथ में अपनी पूरी की पूरी बागडोर देने के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में दिखता है कि उनका अपना ईगो बड़ा है। दिल्ली की समस्या या दिल्ली का दर्द उनके लिए बड़ा नहीं है। तो अभी जो नुकसान कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का, वो किसी इस्तीफे से पूरा नहीं होगा। अब चूंकि कोर्ट ने इस बार जब बेल दिया, पहले तो बेल नहीं दे रही थी कोर्ट, फिर भी ये कहते हैं कि मैं बेदाग हूं, मेरे ऊपर कोई दाग नहीं। अरे भाई, देश में कोर्ट से बढ़ के तो कुछ नहीं है। केजरीवाल इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है। लेकिन सियासी गलियारों में ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि 177 दिनों तक जेल में रहे केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, तो अब उनके इस्तीफे का क्या मतलब? एक आदमी वहां पे बैठा था, वो बोला, सर मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया कि जेल में रह के रिजाइन नहीं किया। अगर जेल में रह के रिजाइन करते तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमारे दबाव में रिजाइन करना पड़ गया। मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए और खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया। ये मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया। आप पार्टी का आंतरिक मामला है और आज की डेट में सरकार भी जाने के नाम का कार्यकाल खत्म होने वाला है। अब अरविंद केजरीवाल जी अपना कोई भी राजनीतिक क्या पैतरा खेलते हैं, ये उनका विषय है। जब ये सारी बातें आएंगी, स्वस्थ रूप से सामने आएंगी, तो निश्चित तौर पर इस पर बात भी होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को ये जरूर बताना होगा कि अगर इस्तीफा ही देना था तो जेल जाने से पहले क्यों नहीं दिया। जेल से बाहर आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो हमें तभी पता चल गया था 3-4 महीने पहले कि ये बेल सब होने वाली है। जहां कांग्रेस सत्ता में है या कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, वहीं आप क्यों एक्टिव होते हैं? आप हिमाचल में हैं, आप उत्तराखंड में हैं, आप दिल्ली में हैं, आप हरियाणा में हैं, आप यूपी में क्यों नहीं हैं? आप बिहार में क्यों नहीं हैं? आप उड़ीसा क्यों नहीं जाते? आप बंगाल क्यों नहीं जाते? आप तमिलनाडु क्यों नहीं जाते? तो ये तो सीधे दिखता है ना कि जहां जहां कांग्रेस है वहीं अपने आप को क्रियाशील रखते हैं। तो इनका टारगेट बीजेपी नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी टारगेट होता तो जहां बीजेपी ताकतवर है वहां जाके लड़ते ना। वहां तो केवल कांग्रेस लड़ रही है ना, और तो कोई पार्टी लड़ नहीं रही है। मैं अग्नि परीक्षा के लिए अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूँ। क्या मतलब है अग्नि परीक्षा का? अग्नि परीक्षा का मतलब है सत्य का सामना करना। तो आओ आपके घर से शुरू करते हैं। खोलिए अपने राजमहल के दरवाजे और पहली अग्नि परीक्षा ये दीजिए कि दिल्ली के हर आदमी को बुलाइए कि आइए मेरा घर देखिए, वो ऐशगाह देखिए, वो राजमहल देखिए जिसमें अरविंद केजरीवाल मैं रहता हूँ। आप तो आम आदमी है ना, दिखाइए वो 8 करोड़ का मार्बल, इटालियन मार्बल जो आपने बिछाया है, दिखाइए वो 2 करोड़ का बिस्तर जिस पे आप सोते हैं। आप जमानत पे छूटे, आप लोगों ने दुनिया भर के पटाखे चलाए। दीजिए अग्नि परीक्षा, जरा उन घरों में चलते हैं जो जल भराव के कारण वो 40 से 42 बच्चे जो मर गए, जिन घरों के चिराग बुझ गए हैं, उनके घरों में जाने की हिम्मत अरविंद केजरीवाल। अग्नि परीक्षा कहने और करने में बड़ा फर्क है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली शराब घोटाले में पिछले 2 साल से फंसी हुई है। इन 2 साल में पार्टी के 3 बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद पार्टी में कोई बड़ी टूट नहीं हुई। तो क्या हरियाणा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के लिए केजरीवाल ने पद छोड़ने का ऐलान किया है? राजनीति के जानकारों की माने तो शायद नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते केजरीवाल लोकसभा का चुनाव प्रचार कर चुके हैं।
ऐसे में सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा भंग करने की सिफारिश करके महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव में जाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।